नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं आज के हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। पर उसके पहले हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने चाहेंगे। आज हमारे साथ बड़ी ही सशक्त महिला है, पर आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक खास एपिसोड है न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023। परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच देश भर में पहचान सिर्फ न्यूज 21 पर। देखिए आज की जो हमारी गेस्ट इनके हम कहेंगे कि कहते हैं कि समुद्र की लहरें किनारे पर बैठकर नहीं मापी जाती हैं, उनके बीच में उतरना पड़ता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने एक नहीं बल्कि हजारों लहरें इन्होंने पार करी हैं। जी आपको बता दें कई सवारियां की इन्होंने। 18 साल का बेमिसाल आपको शैक्षणिक अनुभव है। जूलॉजी में पीएचडी कर चुकी, कैंसर बायोलॉजी की रिसर्चर हैं आप, और आज एक ऐसी विजनरी लीडर है ये जिन्होंने जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल के जरिए राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बच्चों की सोच को एक नया आयाम दिया है, जो सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि जीना भी सिखाती है। एक वॉरियर है, एक बहुत ही खूबसूरत माँ है, एक लेखक है और साथ ही साथ आपको बता दें सूत्रधार भी है। जी हाँ, डॉक्टर अपर्णा दीक्षित आज हमारे साथ है। इनका बहुत बहुत सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं। तो आपको बहुत बहुत नमस्कार अपर्णा जी। थैंक यू रदिका। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जैसी एंट्री इन्होंने की थी मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट किया था। खूबसूरती का राज क्या है? आपको क्या लगता है, इससे बाहरी खूबसूरती मायने रखती है या क्या होना चाहिए? खूबसूरती आपके लिए क्या है? खूबसूरती, अगर आप कोर से खूबसूरत हैं, आपकी आत्मा सुंदर है, आप किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखते हैं, गलत विचार नहीं रखते, कुछ ऐसा जो आपको बेसिकली नेगेटिविटी के लिए एक तरफ ले जाए वो ना करें, और सुप्रीम से कनेक्ट, ऊपर वाले से आपका अगर कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे वो शाइन रहेगा और वो ताउम्र रहेगी आपकी। बड़ा ही खूबसूरत आपने जवाब दिया, जैसे कि आपका बड़ा ही खूबसूरत सा ऑरा है। जैसे कि दर्शकों को मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताया, लंबा चौड़ा इनका जो आपने सार सुना इंट्रोडक्शन, ये इनकी जर्नी है। देखिए 17-18 सालों का लंबा इनको अनुभव है, शानदार। जी हाँ, चलिए शिक्षा और लंबे सफर की शुरुआत करते हैं बातों की। अपर्णा जी, मैं चाहूंगी कि 17-18 साल एक शानदार वक्त आप रही हैं, जूलॉजी की प्रोफेसर रही हैं, रिसर्च किया है, बड़ा सारा समय आपने बिताया है। तो एक सफल एकेडमिक करियर की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद ये नया ऐसा क्या था जिसने आपको क्लासरूम से निकालकर लाइफ कोचिंग और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया? रतिका, एक्चुअली ये सफर एक दिन का नहीं था, ये सफर बहुत सालों से चल रहा था। और बिकॉज मेरा बच्चों के साथ एक बहुत ही स्पेशल जुड़ाव रहा है, और 17 साल मैंने इस करियर में जब बच्चों के साथ एक जुड़ाव देखा तो मुझे एक चीज समझ में आया कि बच्चों को एक ऐसा पायदान चाहिए जहां पर वो अपनी बात को बेबाकी से कह सके। हाँ। और मैं ऊपर वाले को, गणेश जी को, सुप्रीम को बहुत मानती हूँ, और मुझे लगा कि वो मेरे थ्रू ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं, जब हम बीइंग एन एजुकेटर उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये रियलाइजेशन होता है कि हम बहुत ज्यादा ना माइंडसेट को एनालाइज करते हैं, जजमेंट्स करते हैं, उनको एक बेफिक्री तरीके से अंदाज नहीं सिखा पाते। तो जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल का मैंने उसी तरीके से आगाज किया 2020 में, कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पायदान हो जहाँ खुल के अपनी बात बेबाकी से कह सके, चाहे वो किसी भी बारे में हो, चाहे उनकी चाहे ग्लोबल कंसर्न्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पेरेंटिंग हो, या उनके अपने कोई पर्सनल कंसर्न्स हो। तो ये एक लंबा सफर था, और स्पिरिचुअल में बहुत ये कह सकते हो कि शुरू से रही हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, तो रूट्स आपकी, हाँ, मतलब लाइक वो वायरिंग उसी तरीके से है। तो बहुत सालों तक ये चीज मुझे हमेशा एक गफलत सी रही कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो कि ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। और जब आप एक जॉब में, प्रोफेशन में रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से बंधे हुए रहते हो। आप 9 to 5 की जॉब में रहते हो, और आप कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे सर्व कर पाते हो। मुझे लगा बच्चे तो दुनिया के हर कोने में हैं, लोगों को जरूरत ज्यादा है कि इस तरह का हम स्पिरिचुअलिटी या वेलबींग के बारे में बात करें तो ज्यादा बेटर हम लोग सर्व कर पाएंगे। दूसरा रतिका, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी हेड काउंट नहीं बनना चाहती थी, और मुझे लगता है कि मेरा पर्पस या हमारा पर्पस वाइडर रेंज पे होता है। तो जैसे आप आए और चले गए, मैं वो नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं आई हूँ तो एक ऐसी यादगार स्टोरी बन के जाऊं कि जब मैं जाऊं तो ये लगे कि मैंने एक अच्छा हमने सोल पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। तो मेरा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने कुछ और भी बड़े लेवल पे चुना था। तो बस उन्होंने बोला और मैंने
उनका हाथ पकड़ा और चल दिए। चलिए, जिसको बोलते सरेंडर करना, बिल्कुल सरेंडर करना। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात कही है। एक चीज मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी कि लोगों से एक प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ी जाती है। और आपने 17-18 साल के करियर को अगर हम बात करें, एक अच्छा खासा काम, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और व्यक्ति को वो चीज करनी ही चाहिए जो आपकी अंतरात्मा चाहे, क्योंकि वही सक्सेस का एक रास्ता होती है। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं, शुरुआत करूं, तो अक्सर लोग एक सुरक्षित, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्रतिष्ठित नौकरी को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं, गुजार लेते हैं। लेकिन आपने एक उद्यमी बनने का जोखिम लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एंटरप्रेन्योर बनने का जोखिम लिया, फैसला कितना ज्यादा मुश्किल था, इसके पीछे असली वजह जैसे आपने बताई, पर यहाँ मुश्किलों की मैं बात कर रही हूँ। चुनौतियां आई होंगी बड़ी सारी। क्या चुनौतियां आती हैं? पहली बात तो ये रितिका मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम एक अच्छे बड़े स्टैब्लिश करियर को दरकिनार करके और कुछ नया शुरू करते हैं, तो आपके मन में हल्की सी एंजाइटी होती है। 100%, और स्पेसिफिकली जब आप जॉब में होते हैं तो आपको पता होता है कि एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट समथिंग इन योर पॉकेट, राइट? लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में शुरू करते हो, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। लेकिन वही वाली बात कि जब ऊपर वाले ने कुछ बड़ा रीजन आपको दिया है सर्व करने के लिए, तो बस आप सरेंडर कर देते हो, फेथ कर देते हो। एग्जैक्टली। और दूसरा कि ये कॉलिंग मुझे काफी लंबे समय से थी, पिछले 4-5 साल से मन के अंदर, पिछले 5-6 साल से मेरे अंदर एक गफलत सी थी कि ये नहीं, कुछ और, कुछ बेटर। जो आप कहते हैं ना, ठहराव आ जाता है, वो ठहराव नहीं आ रहा, संतुष्टि नहीं मिलती। एंड ऑफ द डे वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं था, फुलफिलमेंट नहीं था कि कुछ बेटर मेरे लिए वेट कर रहा है, कुछ ऊपर वाला कुछ बेहतर इसके लिए चुन रहा है। नो डाउट जब आप छोड़ते हो तो बहुत सारी, सबसे ज्यादा जो आते हैं आपके पास कंसर्न्स आते हैं, क्योंकि आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। फाइनेंसेस वाला पार्ट मैं ये कहना ही चाह रही थी, फाइनेंसेस का आता है, बहुत बड़ा चैलेंज आता है, नो डाउट, बिकॉज आप एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। बट हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। तो वो आई थिंक इतनी तो हम कर ही लेते हैं कि, और ऊपर जब आपने ऊपर वाले के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो 2 वक्त की रोटी तो वो जोड़ ही देता है। लेकिन यहाँ पे भी संतुष्टि वाली बात है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही। लोग पूरी जिंदगी जो है वो भटकते रहते हैं, पर इन्होंने कहा जैसे कि 2 वक्त की रोटी, बहुत ही खूबसूरत बात है। इन्होंने अपने मन की आवाज सुनी, जो इनकी आध्यात्मिक जर्नी है वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। नया मिशन की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सल फाउंडेशन, आपकी नई फाउंडेशन, द यूनिवर्सल फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप एंड कमिटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। थोड़ा सा विस्तार से बताइए आप इसके बारे में। आज के तनावपूर्ण माहौल में अगर मैं बात करूं, तो लीडरशिप और संतुष्टि का विचार हमारे समाज के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले तो रतिका, जब जयपुर चिल्ड्रंस फेस्टिवल में, अगर मैं इसको एक स्टेप पीछे ले जाना चाहूंगी, जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल 2020 में मैंने इनिशिएट किया था, तो उसको 4 साल हमने बहुत स्ट्रांगली एग्जीक्यूट किया। लेकिन उसमें ये चीज था कि वो चिल्ड्रंस के बारे में ही ज्यादा बात करता है, या वो एक ऐसा नोशन दिखाई देता है कि वो चिल्ड्रन फेस्टिवल है, बट वो चिल्ड्रन फेस्टिवल ना होकर के मुझे लगा इसके ऊपर अपर एक और बड़ा अम्ब्रेला इसके ऊपर डिफाइन कर सके, जो बेसिकली और वाइडर रेंज पे इसको स्प्रेड कर सके। तो बोधितत्व जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल को मैंने यूनिवर्सल फाउंडेशन फॉर कॉन्शियस लीडरशिप एंड कंटेनमेंट के अम्ब्रेला के अंडर ले लिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ कल्चरल फेस्टिवल, ओपन डायलॉग्स या एआई के ऊपर ही बात नहीं करेंगे, हम विस्तार से हर तरह से बात करेंगे, और उसका एक कंपोनेंट इमोशनल वेलबींग भी है। और उसके अलावा जैसे रिट्रीट्स हो गए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, वर्कशॉप्स हो गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अभी मान जो यूनिवर्सल फाउंडेशन फॉर कॉन्शियस लीडरशिप एंड कंटेनमेंट है, उसमें हर तरह का वो एड ऑन होगा जो बेसिकली आपके को अंदर से निखारता है, एक इनवर्ड जर्नी आपको देता है, और आपको एक बेहतर इंसान बनने की तरफ मोटिवेट करता है। तो जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल उसका एक पार्ट है, लेकिन यूनिवर्सल लीडरशिप जो फॉर कंटेनमेंट है, दैट इज लाइक अ बिगर अम्ब्रेला, दैट वे वी विल बी टेकिंग इट टू इंटरनेशनल लेवल्स, ग्लोबली इसको लेके जाना चाहती हूँ। और हर सिटी में इसका अपना एक आप कह सकते हो अपना पर्सपेक्टिव हम डिफाइन कर पाए, और वहाँ के लोगों को भी इसमें जोड़ पाए। तो पहले वो एक तरह से एक पर्टिकुलर डिफाइन था, एक बबल, बिकॉज इसमें ना एक रतिका एक कंस्ट्रेंट ये आता है कि जब आप जॉब्स में होते हो तो आपके पास जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? तो आप वहाँ पे अपने आप को, चाहे मैंने बहुत सीनियर पोजीशंस पे काम किया, तो 24 आवर्स आप कहीं ना कहीं ऑन टोज रहते हो। लेकिन जब मुझे लगा कि अब इसको लंबे लेवल पे, बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए, तो मुझे लगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, एड ऑन कर पाए। उस रीजन से यूनिवर्सल फाउंडेशन शुरू हुआ। महज अभी जस्ट रतिका बताना चाहूँ 1.5 मंथ ही हुआ इनिशिएटिव। द रिस्पांस इज सो फिनोमिनल, रिस्पांस इज वेरी गुड, 100%। बेसिकली मैं आगे बात करना चाहूंगी जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल की। जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो जो विचार है जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल की नींव रखते समय ना, आपके मन में क्या विचार था? शुरुआत में आपको ना किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना, जैसे कि स्ट्रगल्स तो मैम 100% पथराव तो आते ही है बीच में। तो हर साल अगर मैं आपसे बात करूं, हर साल आप ऐसे बच्चों के लिए इतना खास कैसे बना देती हैं लोगों को?
पहली बात तो जब जयपुर चिल्ड्रन फेस्टिवल इनिशिएट किया था, आप किसी भी चीज को जब शुरू कर दो तो मन में एक रिस्क फैक्टर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है कि पहले ये इस लेवल पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और स्पेसिफिकली जब हम इस तरह के सोशल कॉजेस पर बात करते हैं या कुछ शुरू करते हैं और उसका कमर्शियल कोई एंगल नहीं होता ना रतिका, और आप स्पेसिफिकली जब आप जॉब ओरिएंटेड होते हो तो आपके पास एक सैलरीज ही होती है, राइट, जिसमें से आपको उसमें से अपनी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निकालनी है और आपको ये भी इनिशिएट करना है, राइट। तो मुझे ये पता था कि फाइनेंशियल थोड़ा सा आ सकता है, और दूसरा जिस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, बताइए ना थोड़ा फैमिली के बारे में। तो ओके, मेरा बर्थ प्लेस जम्मू है, मेरे फादर जो है प्रोफेसर रहे हैं मैथमेटिक्स के, और मेरी मदर जो है वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल ओरिएंटेड रही हैं। वो दोनों गुण आपके अंदर हम कहेंगे कि देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, तो दोनों ही बहुत वोरेशियस रीडर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो सर जो है वो साइबर क्राइम में है, एक्सपर्ट है, ही इज अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट। और मेरी एक छोटी सी बिटिया है, शी इज 14 इयर्स, शी इज 14 इयर्स, शी इज जयश्री परिवाल। सो आई मीन लाइक जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था तो चैलेंजेस सबसे ज्यादा तो आता है वो फाइनेंसेस का, और आप किसी को रीच आउट करते हो तो सब लोग इस सोशल कॉज में इतनी इजीली आते नहीं है। बात सब करते हैं रतिका कि हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, हम समाज के लिए करना चाहते हैं, बट जब बात आती है फाइनेंसेस की तो थोड़ा सा टफ होता है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने कभी भी बच्चों को एक कस्टमर क्लाइंट की तरह नहीं देखा। तो जब हमारे पास कोई लोग रीच आउट करते थे तो उनका ये था कि हम बुक्स दे देंगे, हम उनको, मतलब उनका एक कमर्शियल एंगल होता है, बट मैंने हमेशा उसको थोड़ा दरकिनार रखा कि ये वो माध्यम, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे अपने बारे में कह सकते हैं, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बेबाकी से बात कर सकते हैं, खुद की कोर खोल सकते हैं, लेकिन यार क्लाइंट्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो हम उसकी जो एसेंस है ना उसको मेंटेन करना चाहते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जब मैंने शुरू किया था ना कारवा में, कहीं सही बताऊं ना रतिका, मैंने अकेले शुरू किया था, अकेले, इस थॉट के साथ कि कुछ ऐसा ऊपर वाले की तरफ देखते हुए कि कुछ शुरू करते हैं जिसमें हम कुछ बेहतर कर पाए। और नियति तय करती है, इंटेंट आपका प्योर होना चाहिए। तो मुझे याद भी याद है जब मैंने शुरू किया था मैं अकेली थी, लेकिन आज इतने बच्चे इसके साथ जुड़ चुके, इतने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, फैमिली बन चुकी है। एग्जैक्टली, मैं कहूंगी एग्जैक्टली। जैसे मैं बदौती की बात करूं तो एक जैसे कि आप ने एक बेहतरीन शुरुआत की है, और इसके माध्यम से आप जो है पीआर मार्केटिंग और इवेंट्स के क्षेत्र में भी किस तरह से आप लाइक बदलाव ला रही है, क्योंकि आप अपडेटेड रहती हैं, हम आपको देखते रहते हैं। तो इसके तहत आप आगे क्या करना चाहती हैं, इनिशिएट क्या करना चाहती हैं? बोधि तत्व में हमने बहुत सारे स्लम एरिया के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके फ्री चेकअप जो कैंप्स होते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, उनके थ्रू प्लांटेशन करते हैं बच्चों की। क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, हम उनका बेसिक एजुकेशन कितनी भी प्रोवाइड कर दो, जनरल एजुकेशन, मतलब आप उनको किसी जगह जाएं, उनको बेसिक एजुकेशन दे दीजिए, लेकिन उससे ना क्योंकि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं हमको मार्कशीट्स चाहिए, हमको उनकी सर्टिफिकेट्स चाहिए। तो मेरा अब जो नेक्स्ट स्टेप वो है कि जो ये स्लम एरिया के बच्चे उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशंस कराया जाए, ताकि वो एक 10th की मार्कशीट या 12th की उनके पास मार्कशीट हो, ताकि वो अपने लिए बेटर एजुकेशन की तरफ प्रॉस्पर कर पाए। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उनको बेसिक एजुकेशन दे तो ठीक है, वो अपनी बेसिक लाइफस्टाइल निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं ना रतिका, जो कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पायदान ये होगा कि अब इनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन दिला पाए, ताकि वो दिशा की तरफ जाए। दूसरा बोधि तत्व, हमने अपनी क्लोथिंग एपरल्स भी लॉन्च करी है, जिसमें हम, इसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ, क्लोथिंग एपरल्स में जैसे हमने खादी को थोड़ा सा प्रमोट किया है, जैसे कि बिल्कुल। और एक तो वो है, वर्कशॉप्स हमने बहुत सारे डिजाइन किए हैं, और इसके अंदर हमने जो है एक ओपन डायलॉग्स भी डिजाइन किए बोधि तत्व के अंदर। तो बेसिकली अगेन वही वाली बात है कोर की, तो उसमें ज्यादा हम कंपोनेंट वो रखने जिसमें एनजीओस के बच्चे, स्लम बच्चे, ऑर्फनेज बच्चे वो रहे, और इसमें हम कम्युनिटी के दूसरे कंपोनेंट्स को भी इन्वॉल्व कर पाए। ओके, ब्यूटीफुल इनिशिएट मैं कहूंगी इसको। तो जैसे अब संतुलन की अगर हम बात करें, आखिरी 2 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप काम तो बहुत ही बेहतरीन कर रही हैं, और हम महिला दिवस के आज उपलक्ष्य में इनसे कह सकते हैं ना कि बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा हमारे साथ कोई बैठ भी नहीं सकता था, क्योंकि इन्होंने ना एक अच्छा खासा, ये बहुत बड़ी बात है, जब मैंने इनके बारे में सुना भी था, अच्छा खासा करियर छोड़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। चलिए, आप एक बहुत ही खूबसूरत माँ हैं, बहुत ही जिम्मेदार माँ है, पत्नी है, रिसर्चर हैं, कोच हैं, कई संस्थानों की आप फाउंडर भी हम जानते हैं। तो एक महिला के लिए इन सारे किरदारों को एक साथ निभाना और उसमें संतुलन बनाए रखना कैसे संभव हो पाता है? आपका सीक्रेट मंत्र महिलाओं के लिए विमेंस डे पे क्या है? पहली बात तो ये रतिका, जब हम ये कहते हैं ना कि हमको ये सारे रोल्स करने हैं, निभाने हैं, तो हम पर एक
दबाव आता है। जब हम ये बोलते हैं ना कि सारे रोल मेरा ही हिस्सा है, तो बहुत इजीली हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब आपके वो समागम में होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट होता है, तो बहुत ईजी है। लाइक होता है ना कि आपको उसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो आप ही के अलग अलग वर्जन्स हैं, चाहे वो आपकी मदर के रूप में हो, चाहे कोच के रूप में हो। क्योंकि जब आपका खुद का कॉम्पोनेंट होता है तो बहुत इजीली हो जाता है उसको करना, रादर देन जब हम बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे, तो आप अपने दिमाग को मैसेज देते हो। बट वो जब ऑटोमेटिकली अपनी कोर में सेटल हो जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं विमेन को ये कि विमेन्स डे पे एक ही चीज मैसेज पास ऑन करना चाहूंगी, जो मैं, पहली बात तो विमेनहुड एक इतनी खूबसूरत एहसास है कि इसको आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आई एम अ वुमेन। और मैं तो कहूंगी कि मैं हर जन्म में एक विमेन ही बनना चाहती हूँ। और ये इतना, बिकॉज आप एक जिसे कहते हैं, पहली बात तो आप जीवन, एक नया जीवन देने की आप में क्षमता होती है। दूसरा कि आप एक है ना वार्मथ की कोर होते हैं, सोर्स होते हैं। आप नर्चर कर सकते हो सोसाइटी को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को। आप में ऐसा नहीं है कि दूसरा जेंडर नहीं करता, मैं उसको भी उतना इक्वल वैल्यू करती हूँ। बट आई थिंक आपकी वार्मथ और आप जो सोसाइटी को, या जो आप एक होता है ना मदरली जो अफेक्शन होता है, जो वार्मथ होती है आपके अंदर, एक एसेंस होती है, वो उस लेवल पर आप अगर कर पाते हो तो वो उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती है। तो विमेंस डे के दिन तो आई थिंक एक मैसेज मैं जो देना चाहती हूँ, खूबसूरत हम कहेंगे आपको, आपने मैसेज दिया है। आखिरी दो सवालों में आज की चर्चा में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कोई ऐसी अपील करना चाहेंगे आज के खास दिन पे, महिला दिवस के अवसर पर, महिलाओं के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ स्कीम्स लागू होनी चाहिए या कुछ बेटर हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें जो सबसे पहला जो एक चीज, महिला सेफ्टी, हाँ, कुछ भी हो सकता है इसमें। सबसे पहले तो ये चीज कि हाँ, बहुत सारी चीजों का अवेयरनेस हमें नहीं होता। ठीक है। तो एक तो वो अवेयरनेस वाला अगर हम थोड़ा सा ज्यादा उसको स्प्रेड कर दें तो हमें बहुत लोगों को जो चीजों को कि प्रॉपर प्रोपेगेट किया कैसे जाए। सिस्टम बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड है, वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पहली चीज तो। दूसरा कि अगर हम ऐसे कुछ ऐसे फंड्स रेज करें जहां पर बच्चों की बेटरमेंट के लिए कुछ हो, और स्पेसिफिकली जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 4-5 साल से काम कर रही है, तो वो सोशल में ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आती, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। उनको वो कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट बने, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम अधिकार ज्यादा बेटर बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि हमारी भी मंशा वही, सरकार की मंशा वही है। तो आई थिंक वो अलाइन हो जाए तो सबसे खूबसूरत बात है। एक आखिरी मैसेज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चलिए, आखिरी मैसेज से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना आपके बचपन में ले चलती हूँ। अगर मैं आपको आज से कुछ सालों पीछे लेके जाऊं, आपके बचपन में लेके चली जाऊं, तो सबसे खूबसूरत आपकी याद क्या थी, और क्या आज जो आप हैं, अगर मैं पीछे ले जाऊं तो क्या बनना चाहती थी, और कुछ बनना चाहती थी? नहीं रतिका, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तो यूजुअली क्लास में नहीं पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो सब कोई कहता था IITN, कोई कहता डॉक्टर, कोई कुछ कहता था, बट मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, ट्रू ह्यूमन। तो मैं जहाँ बनना चाहती थी सीखने को मिला, वहां से जर्नी बस यहीं तक आई, तो शायद से एक अच्छा इंसान बन पाई, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो आपकी डायरेक्शन, आपकी दिशा होती है, वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पे होती है। बचपन की सबसे खूबसूरत याद, एक छोटी सी, आज वुमेन्स डे पे कुछ अपने लिए कुछ याद ऐसी, कोई खट्टी मीठी, कोई बचपन का खेल कूद या कुछ ऐसा याद आता है जो चेहरे पे मुस्कान ले आता है आज भी? मुस्कान ये लाता है कि जब मेरी पूरी फैमिली जो संगठित थी, एक साथ हम थे, वो सबसे खूबसूरत याद थी, बिकॉज बहुत छोटी थी जब मम्मा नहीं रहे। तो आई थिंक वो सबसे स्ट्रॉन्ग एक कंपोनेंट होता है जब आप अपनी पूरी फैमिली को एक साथ देखते हो, तो मैं वो बहुत मिस आउट करती हूँ। बाकी उनके साथ बिताया हुआ हर पल बहुत खूबसूरत था। सारी फैमिली, आज आपकी इतनी बड़ी फैमिली आपके साथ जुड़ चुकी है, हम सब आपके साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जी मैम, यू ऑलवेज वेलकम। और मैं जानना चाहूंगी आखिरी में बस आपसे, अब आपके भविष्य के विजन के बारे में बात करो। इन सब कामों के अलावा आप और क्या कर रही हैं, अगर आप बताना चाहें? डॉक्टर अर्पणा दीक्षित का आने वाला समय के लिए क्या विजन है? अगर मैं आपकी बात करूं तो समाज को किस तरीके से आप इंस्पायर करने वाली हैं, कोई नई प्रेरक कहानी देना चाहती है? इसमें तो सबसे ज्यादा तो रतिका, जो मैं सेशंस ऑलरेडी ले रही हूँ, जो वर्कशॉप्स, उसको मैं हर वर्टिकल में लेके जाना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी जैसे जुडिशियल एकेडमी में दे चुकी हूँ, यूनिवर्सिटीज में दे चुकी हूँ, स्कूल्स में दे चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी अपनी सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं वहाँ रीच आउट कर पाऊँ, और अगर आपको 100 लोग भी सुन रहे हैं, उसमें से 2 की भी अगर मैं कोर टच करके उनको एक नया पर्सपेक्टिव दे पाऊँ, एक तो वो सबसे खूबसूरत मेरी जर्नी रहेगी, क्योंकि ये ऐसा जर्नी है जिसमें उनके साथ साथ आपकी भी डेवलपमेंट होती है। दूसरा, मैं इन जो बच्चों के लिए जो काम
कर रही हूँ, मैं उनको स्लम एरिया के बच्चों को कभी उनके प्राइवेट एयरक्राफ्ट में उनको इंटरनेशनल लेके एक लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ वो अपने आप वो जो दुनिया देखेंगे कितनी खूबसूरत है। इसके अलावा मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ, मैं मेडिटेशंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, और पेशेंट्स को हील करना, तो ये भी मेरा एक वर्जन है जो दिखाई देता है, मतलब पूरी तरह से समर्पित हूँ सोसाइटी के लिए। तो इसको इसी को ही अलग अलग लेवल पे लेकर जाना चाहती हैं। आपसे जितनी भी आज बातें की, जैसे कि मैंने इनकी जो प्रोफाइल मेरे पास आई थी, आई थिंक वो कोई 33-34 पेज की थी, तो मुझे लगा, मैंने उसको 2 बार देखा अच्छे से, पर ये बड़ी बात है कि उनकी जर्नी है, इनकी मेहनत है, इनका समर्पण है, ये अपने परिवार के साथ देखिए ना किस तरीके से बैलेंस महिला ही ये कर सकती है। तो आज हमारे साथ सशक्तिकरण की परफेक्ट मिसाल आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपका ऑरा बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहूंगी आपसे बातचीत करके जब से आप आई हैं तब से बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास जो है वो महसूस हुआ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोफेशन हैं, तो हम आपको जानकारी सारी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने समय निकाला। और आपको भी ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने मुझे ग्रीट किया जब से हम कनेक्ट हुए तब से, तो आई थिंक ये आपका दिया हुआ कंफर्ट है कि आपको ये ऑरा, तो सेम ऑरा मुझे भी महसूस हुआ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। और हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी भविष्य की सारी योजनाएं के लिए। तो ये थी हमारे साथ अर्पणा दीक्षित जी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इनकी बातों से एक बात तो साफ है कि हम अपनी पहचान किसी एक लेबल में कैद होकर नहीं बना सकते हैं। अगर आप में साहस है तो आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, समाज को बदलने में एक क्रांतिकारी की विजनरी भी आप निभा सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा का ये सफर में सिखाता है कि जब अपनी अंतरात्मा की आवाज, यानी जिसको मैम ने कॉलिंग कहा, उसको सुन लेते हैं तो पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने के लिए खड़ी हो जाती है, खुद खड़ी हो जाती है, जैसे कि मैम खुद मानती है। अंत में हम सभी से कहना चाहेंगे, प्रेरक कहानी है, इनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। अर्पणा जी ने ये तय कर लिया है कि उनकी कहानी हजारों जिंदगियों के लिए एक मिसाल बनेगी। आज की इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे News 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।